हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग हिंदी पेपर 1 के बारे में बात करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 जनवरी 2022 में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, हूबहू उन्हीं प्रश्नों के साथ उन्हीं गद्यांश और उन्हीं पद्यांश के साथ मिला जाएगा और कम से कम समय में प्रश्नों की व्याख्या के साथ कोशिश की जाएगी कि क्लास को ख़त्म की जाए। और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहता है इन टॉप 30 प्रश्नों में से ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कितना टाइम लग जाता है या किस प्रकार से हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से पहले आएगा कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हमें ये करना है कि हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्वेश्चंस पढ़ने से ये होगा कि क्वेश्चंस पहले हम पढ़ लेंगे तो गद्यांश में हमें बखूबी याद रहेगा कि इस टॉपिक से या इस लाइन से इसी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कह रहा है कि पहला है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शंस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने। कर्मठता शब्द है तो व्याकरण से संबंधित है, इसका गद्यांश से कोई मतलब नहीं है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, ये भी व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। चौथा है कि यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है। तो अब ऑप्शंस गद्यांश पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। बस क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये लाइन आती है गद्यांश में तो इस पर हमें ध्यान देना है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, ये है व्याकरण से, तो इसका बहुत ज़्यादा वो करना नहीं है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, देखिए इस पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। और क्या है छठवां सतवां, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, ठीक। और है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है। तो 9 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो गद्यांश से पूछे गए हैं, जिसमें से 4 या 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, लगभग 4 क्वेश्चन जो व्याकरण से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे गद्यांश और देखेंगे किस प्रकार से गद्यांश में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन में आया था किस रूप का चित्रण, उसमें कर्म प्रधान धर्म प्रधान था, तो कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, ये भी इस लाइन से भी क्वेश्चन बना है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाता है। ऐसे व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य के साथ कार्य करता है वो कल्याणकारी होता है, प्रेमी होता है, दानी होता है, ज्ञानी होता है। तो ऐसे जो है ये दिया गया है। आगे है कि कृत्य के बारे में कहावत है, यानी कर्म के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहले और सबसे बड़ा रास्ता, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कर्मठता से भी किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। देखिए ये लाइन जो है इससे भी क्वेश्चन बना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेने से ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या ना कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। देखिए इस गद्यांश में ये अधिकतर बताया जा रहा है कि जो गद्यांश में अधिकतर बात की जा रही है कर्म की, और कर्म ही बड़ा है, महान है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, यही है सिर्फ। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण किया गया है। धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, जाति प्रधान, राजनीति प्रधान। तो कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म की बात हुई, जैसा आप कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। कर्मठता शब्द है विशेषण, विशेष, संज्ञा और क्रिया। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कर्मठता एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, संज्ञा में होगा।
आगे देखते हैं, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द, यानी कि किस्मत के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? भाग्यवान। तो देखिए भाग्यवान जो हो जाएगा ये एक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। भाग्य से वान जुड़ जाएगा तो क्या विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है ये। भाग्य, भाग्यहीन ये भी विशेषण है, भाग्यशाली ये भी विशेषण है। बस दूसरा ऑप्शन जो है यानी किस्मत की जगह हम भाग्य लिख सकते हैं। कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है या किस्मत को भी बदला जा सकता है, तो यही क्वेश्चन पूछा था। दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है, यानी कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे या फल मिलेगा। ऑप्शन है, जैसे बीज होते हैं वैसे ही फल होते हैं, ठीक है। फल होगा, फल होते हैं, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे काम होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, जैसे काम होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, चौथे का सबसे आसान आंसर है तीसरा, कि जैसा आप कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। सीधी सीधी इसकी बात रही। आगे देखते हैं, उन्नति का विलोम। उन्नति का विलोम क्या है? अवनति, पतन, अधोगति, संगति। तो उन्नति का विलोम अवनति होता है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और जो व्याकरण की चीज़ें हैं अगर आपने उसको पढ़ रखी है पहले से ही तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? देखिए छठा वाला क्वेश्चन है कि हम अपने अंतर्मन को किस प्रकार से प्रकाशित कर सकते हैं? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर। तो ये गद्यांश में वाक्य है, हो सकता है ये सही हो। सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात कहीं बात नहीं है गद्यांश में, प्रतिस्पर्धा में। देखिए लास्ट में आप गद्यांश की लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था कि हमें दूसरों के जो है भाव को समझना चाहिए और उनसे ईर्ष्या न करनी चाहिए। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम अपने मन को तभी प्रकाशित कर सकते हैं कि हम हमेशा सकारात्मक भाव रखें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की या उसके बल की? तो आप जानते हैं गद्यांश में सबसे ज़्यादा बात कर्मों की हुई है, तो कार्य की, ठीक है। कार्यों से ही व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है, अपने कर्मों से। कर्म या जो आप कार्य कर रहे हैं वही। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कि किस प्रकार भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है? कर्म के प्रति निष्ठा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से आप संलग्न रहे, बहुत रुचि से उस काम को करें, तो सही बात है। सफलता के बारे में सोचना नहीं, भाग्य के अनुसार जीना नहीं, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो गद्यांश के अनुसार पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कर्म प्रधान है, कर्म के बारे में बात की गई है। आगे, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य क्या है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला ना छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है कि दूसरे पर निर्भर होकर जीना। अगर देखिए अगर आप ऑप्शंस में पढ़ेंगे तो सबसे सटीक ऑप्शन आपको तीसरा ऑप्शन ही दिखेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि क्या है। पहले तो पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब जाके हम पद्यांश को पढ़ेंगे। तो 10 से लेके 15 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, वो पद्यांश पर आधारित होंगे। इस तरह से ही पूछता ही है हर एग्ज़ाम में, यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में सब में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। 15 क्वेश्चन इस तरह से गद्यांश पद्यांश से दिए जाते हैं और 15 पैडागोगी से दिए जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 10वां है कि कवि ने धरती को किसकी धरती क्यों कहा है? अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखना, ये बात हो गई है। अगला है कि किसका अपना जीवन किस में लगा रहा है, किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है, ये बात। किसान का जीवन किस पर आधारित है? निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? ये देखिए व्याकरण से संबंधित है। कौन सा शब्द भिन्न है? ये भी व्याकरण से संबंधित है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, आई होप आप उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि आज थोड़े से प्रॉब्लम है।
तो आई होप आप समझेंगे, आप फोकस करेंगे क्लास पे। आगे देखते हैं, आप पद्यांश पढ़ते हैं कि यह धरती है उस किसान की, यानी कि जो धरती है उस किसान की है। कौन से किसान की? जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी को परखता है, उसको जानता है, उसको समझता है, उसको पहचानता है। जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर खपा रहा है जीवन अपना। यानी कि उस मिट्टी के लिए, उस धरती के लिए ही जिसमें वो उपजाऊ मिट्टी है, उसकी जो जिसमें वो उपज करता है, उसमें क्या कर रहा है? पूरी तरह से परिश्रम कर रहा है, तप कर, गल कर, मर कर, पूरा जीवन उसमें अपना लगा दे रहा है। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। वो देख रहा है सोने का सपना, सोने का यानी कि जो फसल, लहलहाती फसल आती है उनके 6 महीने या 1 साल के मेहनत के बाद, वो उनका एक सोना ही है, वो सपना देखते हैं उसका। मिट्टी की महिमा गाता है, और उपजाऊ मिट्टी की क्या, वो उसकी खेती ही किसान के लिए सब कुछ है। मिट्टी के ही अंतःस्थल में अपने तन का खाद मिलाकर, यानी कि जीवन पर्यंत वो उसी मिट्टी में काम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, और अंत में मरने के बाद, मृत्यु के बाद उसी में मिल जाता है। मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। यानी कि जो इस मृदा के लिए पूरी तरह से अपने परिश्रम को, पूरे अपने जीवन को लगा देता है, ये धरती उसी किसान की है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कवि ने धरती को किसकी धरती कहा है? नहीं, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? यहाँ पे किसान की धरती होगी, ठीक है, मिसप्रिंट है, उसके लिए आई होप आप समझ पाएंगे, यहाँ किसान होगा। किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। सबसे जो ज़्यादा बात कही गई है वो अथक परिश्रम की बात की गई। वो अपने मृत्यु तक, मरने दम तक उसी जो है खेत में या उसी धरती पर वो काम करता रहता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, या रासायनिक बीज बोना। तो अपने तन की खाद मिलाकर, यानी कि मरते दम तक उसमें काम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उसकी भी वीडियोज़ आएंगी, आप जुड़े रहें। और अगर अदर भी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, अदर भी सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रकृति का आनंद लेने में ये बात कही नहीं, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में नहीं, अन्न साग सब्जी उगाने के लिए तो ही वो क्या करता है? अथक परिश्रम कर रहा है। आगे देखते हैं, किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, सपने देखने पर, खाद्य बीज संग्रहण पर। तो जो किसान का जीवन आधारित है वो पूरी तरह से कृषि कार्य पर आधारित है, क्योंकि उसी के लिए वो पृथ्वी पे मर मिटता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अपना सपना, तपगल, गलमर, गाता जीता। तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा 14 का, वो पहला ही हो जाएगा, अपना सपना। पूरी तरह से लयात्मक है, लयबद्ध है। कौन सा भिन्न शब्द है? तपना, गलना, सपना, रखना। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि तपना, गलना, रखना, ये सारी क्रिया की जा रही है, लेकिन सपना जो है वो अलग है, वो भिन्न है, ठीक है। आगे देखते हैं अब यहाँ से पैडागॉजी सेशन आपका शुरू हो जाता है, जिसको हम ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस और आंसर्स ऑप्शंस पूरी तरह दिख रहे होंगे। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। यही बात तो सही है कि क्या होता है कि आप जिस भी भाषा में बच्चा सीख रहा है, जिस भी भाषा को बच्चा बोलता है, उस भाषा में बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय है या जो प्राथमिक स्तर है उससे शुरुआत करते हैं। बाद में बच्चा जो चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार की भाषा चाहे वो सीख सकता है। तो ये बात तो सही है, ये पॉजिटिव रहा। आगे देखते हैं और कौन सा पॉजिटिव होगा क्वेश्चन के हिसाब से। किसी के विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। क्यों अंग्रेजी ही, अदर भाषा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अगर भारत की बात कर ली जाए तो हमारे भारत में ये है कि मल्टी लैंग्वेज है,
यहाँ पे बहुभाषावाद इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्तर, अलग अलग जगहों पे, क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो क्यों सिर्फ अंग्रेजी, ये नहीं है, ठीक है। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों, और भी भाषाएं भी तो हो सकती हैं। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। क्यों, भाषाएं सीख के, सिर्फ भाषाएं सीख के क्या ही कर पाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये नहीं, सबसे पॉजिटिव पहला ऑप्शन हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाते हैं। श्रुत लेख यानी कि वो बोलती हैं और बच्चे लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है, यानी कि बच्चा सुनकर लिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे आप पूरा सटीक बताएंगे। शीर्षपाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, श्रुत लेख उपागम। सुन कर लिख रही है, ठीक है, सुन कर लिख, तो ऊर्ध्वगामी उपागम है। क्या है, ऊर्ध्वगामी उपागम। ऐसा नहीं कि श्रुत लेख है, सुन कर लिख रहे तो श्रुत लेख उपागम हो जाएगा, ठीक है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अलग अलग समूह में बच्चों को बांट के 10 शब्दों का समूह दे देती है, ठीक है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से सामान्य रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, इसे क्या कहा जाता है। यानी कि अलग अलग शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास और शब्द समूह। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये एक विन्यास है। क्या है, यह एक विन्यास है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली से क्या तात्पर्य है, किसी एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह के वचन विशेषता से। यानी कि बोली, आप समझ रहे हैं कि बोली उसे कहते हैं जो एक क्षेत्रीय भाषा, कुछ लोग ही उसको बोले और वहाँ पे प्रचलन हो उस भाषा का। किसी, तो ये पॉजिटिव है। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जाए, नहीं, लेखन के लिए नहीं। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले किसी विशेष कार्य से बोली नहीं बोली जाती, ठीक। सत्ताधारी लोग, यानी कि जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, सत्ताधारी लोग, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है, नहीं, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है जो इसे बोलता है, ठीक है, एक क्षेत्रीय लोग जो कि उस बोली को, उस भाषा को बोलते हैं। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। रोल प्ले मतलब कि नाटक, रोल प्ले मतलब नाटक करना। नाटक यानी कि किसी की तरह अनुकरण करना, देखकर अनुकरण करना, ठीक है, रोल प्ले। तो रोल प्ले एक पॉजिटिव जो है क्वेश्चन में रोल प्ले आ जाता है, तो एक पॉजिटिव इसमें जो है टैग वर्ड हो जाता है। और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है। रोल प्ले करवाना यानी कि करके सीख रहे हैं बच्चे, तो उसको क्या कहेंगे। वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। 20वें के सही आंसर की बात, ये संरचनात्मक है, एक क्रिएटिव है। ये तरीका क्या है, क्रिएटिव है। जब करके बच्चा सीखेगा तो उसमें क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल यही बात है। 21वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यानी कि किसी वस्तु का जो भी वस्तु है उस वस्तु पर उस भाषा में लिखा जाता है जो बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों के रूप में परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। 21 के सही ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सही हो जाए। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि इसमें जो शिक्षिका है या जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे भाषा को, जिस भी भाषा में बच्चा बोलता है उस भाषा को और अच्छे तरीके से समझे और उस भाषा से और भी जो क्लास में बच्चे हैं
उसको अच्छे से समझ सके और जान सके कि ये भी एक भाषा है जो कि बोली जाती है, इस तरह से कुछ। तो कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है अध्यापिका कि कक्षा में जो एक माहौल है भाषा सीखने का वो बना रहे। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि भाषांतरण, ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, भाषांतरण इंग्लिश में ट्रांस लैंग्वेजिंग में आता है और उसको हिंदी में भाषांतरण कहते हैं। से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। समझ रहे हैं कि एक भाषा की जो क्लास चली उसमें अनेक भाषा सीखी जाए, एक से अधिक कई भाषाएं सीखी जाए। ठीक, आगे है कि किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसके शिक्षण में आप एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षक अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। क्यों? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो भाषांतरण वही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग वही है, जो भी आप अधिगम कर रहे हैं उसको सीखें, कई भाषाओं में सीखें, वही बात हो जाती है ट्रांस लैंग्वेजिंग या भाषांतरण। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? कि हम जैसे प्रमाण देते हैं, जैसे प्रूफ करते हैं मैथ में कि हाँ अब ये प्रूफ हो गया और ये सही है तो उसको प्रूफ करते हैं हम। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजे सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। देखिए, 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रामाणिकता का मतलब है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष में उपजे सामग्री विशेष भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, जो भी भाषा उसमें यूज की जा रही है, जो बच्चा सीख रहा है विशेष रूप से वो सहज हो, आसान हो। ठीक है, ये बात दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो प्रमाणिक हो जाएगा कि बच्चा पाठ्य सामग्री को समझ रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? ऑप्शंस देखते हैं, बच्चा लिख पाए, एक अच्छा लेख लिख पाए। ठीक है, वर्णात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, संस्थानात्मक लेखन। देखिए, 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लेखक की प्रक्रिया उपागम, कि किस प्रकार से लिखा जा रहा है, अपनी बात को किस प्रकार से कहा जा रहा है, लिखकर बताया जा रहा है, तो ये एक अच्छा लेखन का उपागम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण सीखने से क्या आशय है? हम व्याकरण सीखते क्यों हैं और सीखना क्यों ज़रूरी है? व्याकरण के नियम सीखना, इसलिए हम व्याकरण सीखते हैं ताकि हम उसके नियम सीख सकें। सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उनका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ निकालना। देखिए, 25 के सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसमें कि आप अर्थ में, संदर्भ में उसका प्रयोग कर सके। व्याकरण का मतलब है कि जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको तो आप पहचाने ही, लेकिन जो उसका अर्थ है उसका अपने वाक्य में प्रयोग कर सके। जब भी आप उसको कहीं बात कर रहे हैं तो उसका आप यूज कर सके और सही रूप से यूज कर सके। तीसरा ऑप्शन आपका 25 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? जो गलतियां हम करते हैं उसका क्या मतलब है? त्रुटियां सीखने का संकेतक है, यानी कि जैसे थॉर्नडाइक साहब ने कहा है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, कि जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे नहीं, हम और अच्छा चीज़ नहीं सीख सकते। तो जो गलतियां हैं उससे हम सीखते हैं, ताकि ये गलती इस बार हम किए हैं तो दोबारा ये गलती हमसे न हो। तो ये सही है। आगे देखते हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधित है? नहीं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। देखिए, तो जो सही आंसर वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा, गलतियों से हम सीखते हैं, और यही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि पहले तो सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उनकी पहचान करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा या ग्राम्य शब्द संपदा। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऐसे शब्दों को हम ग्राम्य शब्द संपदा कहते हैं। क्या? ग्राम्य, जो हम सुनते हैं, ठीक है, नए शब्द जो हम सुनेंगे उसको सुनेंगे, फिर पढ़ते हैं,
फिर उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि हाँ ये शब्द हम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और इसको कहाँ प्रयोग करना है ये भी हम जानते हैं। इसको ग्राम्य शब्द संपदा कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ऐसे बहुत प्रश्न अब बनते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न बनते हैं। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन से सही होगा, जो सही होगा ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन को नहीं सही करना है, जो निगेटिव ऑप्शन है उसको सही करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही निगेटिव पूछा है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये सही है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। शब्द वाक्यांश भाषाओं के नमूनों में अर्थ ग्रहण करना। देखिए शब्द वाक्यांश का मतलब ये हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, भाषाओं को अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, जब आप पढ़ते समय ही अर्थ सीख लेते हैं, मन में उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तो वो अस्थायी अधिगम हो जाता है। बिल्कुल पाठ्य सामग्री शब्द में वाक्यांशों को डिकोड करना, पूरी तरह से जैसे है हूबहू उसको उतार लेना या लिख देना, ऐसी बात नहीं है। निगेटिव यही हो गया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब विद्यार्थी पहली बार विद्यालय जाते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। बिल्कुल वो जानते हैं कि जो भी मैं सीख के घर से जा रहा हूँ, जो भी भाषा, वो बच्चा पूरी तरह से उसमें व्यवस्थित सीख चुका है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों को उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो क्लास है वो तो अंग्रेजी की है या किसी अन्य भाषा की है, लेकिन बच्चे की मातृभाषा अलग है, तो उसमें बच्चे किस प्रकार से अध्यापक कैसे उस मातृभाषा में ही उस नए भाषा को सिखाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा में पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। आप दूसरी भाषा बोलेंगे तो जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो वो मातृभाषा बोल के या अपनी भाषा बोल के आप सामान्य भाषा बोल के क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकते हैं, ये बात सही है। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है और शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, ये बात सही नहीं है कि आप जो भी भाषा बोल रही हैं वही भाषा बोलिए। अब बच्चों को आपकी भाषा जब समझ में नहीं आएगी तो बच्चे सीखेंगे क्या। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और यही सही आंसर है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, 30वां क्वेश्चन यहाँ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक आंतरिक विकल्प के रूप में, विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। देखिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो जो है विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में इसकी अनुशंसा करती है, ठीक है। 30वें का जो है वो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो कि पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, त्रिभाषा सूत्र किसमें कहा जाता है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, शास्त्रीय भाषाओं की बात की जा रही है, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की, इसलिए पहला। अब ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि त्रिभाषा सूत्र इसमें सही होगा। शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की बात कर ली जाए तो शिक्षा मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान आंतरिक विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 30वें का जो है वो पहला आंसर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।